हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में गॉस लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था कि फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। और हम लोग जानते हैं कि फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नोट के, जहां क्यू गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर गॉस लॉ को हम लोग कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। यानी पहला एप्लीकेशन में हम लोगों ने गॉस लॉ के द्वारा कूलम्ब्स लॉ को डिराइव किया। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और गॉस लॉ का जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना किसकी वजह से, तो लाइन चार्ज की वजह से। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सबसे पहले एक इनफाइनाइट लेंथ का एक लाइन चार्ज ड्रॉ कर लेते हैं, और जिस पर कि आपका यूनिफॉर्मली प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए। चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के कारण, इस यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे सबसे पहले, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट P पर, उस पॉइंट P से होते हुए सबसे पहले एक हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे, तो लाइन चार्ज की वजह से जो गॉसियन सरफेस होगा उसका जो शेप होगा वो सिलेंडर की तरह होगा। किसकी तरह होगा, सिलेंडर की तरह होगा। चलिए यह एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया गया। अब ये लाइन चार्ज से अगर पॉइंट P के बीच की दूरी r है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो गॉसियन सरफेस है जिसका की शेप सिलेंडर की तरह है, उसकी त्रिज्या भी क्या है, r है। अब ये जो सिलेंडर कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है उसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं क्या, l। ठीक है, चलिए ये l मान लिया गया। अब हम लोग इसी गॉसियन सरफेस की सहायता से पॉइंट P पर क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि यहां पर लिखा हुआ भी है, क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन ये किसके बराबर होता है, तो Q बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है, जो कि क्या है, गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, लिख लिया गया। अब देखिए क्या कि इस फॉर्मूला को इस शेप में हमको अप्लाई करना है। चलिए देखिए क्या, अगर इस सिलेंडर को हम अगर ध्यान से देखें तो इस सिलेंडर को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे क्या, देखिए ये एक कॉपी को फोल्ड करके मैंने एक सिलेंडर का रूप दे दिया। इसका तीन भाग कौन कौन सा, तो देखिए इस साइड में एक ढक्कन है सर्कुलर, फिर इस साइड में एक ढक्कन है सर्कुलर शेप का, और ये एक लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है ना, लेटरल सरफेस, यानी कि एक सिलेंडर को के तीन भागों को हम लोग यहाँ पर बांट, एक सिलेंडर में तीन भागों को बांट सकते हैं, और उन्हीं तीनों को लेकर के हम लोग यहाँ पर चलेंगे। चलिए लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए क्या कि इधर के भाग को, इधर के जो सर्कल है उसके भाग को हम भाग 1 मान रहे हैं, ठीक है। फिर ये वाले भाग को हम लोग भाग 2 में ले लेते हैं, और ये जो लेटरल सरफेस वाला जो है उसको हम लोग भाग 3 मान लेते हैं। भाग 1 पर अगर ध्यान दें तो उसमें एक छोटा सा भाग फिर से हम लोग ले रहे हैं, छोटा सा एक एरिया, छोटा सा एक टुकड़ा, जिसका की वैल्यू या कहे जिसका एरिया है ds। तो इस एरिया के इक्विवेलेंट अगर एरिया वेक्टर लेना हो तो वो किधर की ओर होगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना एरिया वेक्टर, किधर होता है, तो आपका जिस एरिया को लिया जाए उसके परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर होता है। तो चलिए ये एरिया वेक्टर ले लिया गया। फिर इसी सरफेस पर जो काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन किधर की ओर, तो उसका डायरेक्शन चाहे हम ये इस तरह से दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि इस सर्कुलर भाग में यानी भाग 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। चलिए फिर अब हम लोग भाग 1 में आ रहे हैं। भाग 1 में उसी तरह से एक छोटा सा सरफेस ले लिया गया। फिर सरफेस लेने के बाद इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। चलिए ये परपेंडिकुलर ले लिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो इधर की ओर, तो चलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। यानी भाग 2 में भी क्या देख रहे हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। चलिए अब हम लोग भाग 3 में यहाँ एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं उसके सरफेस का। ठीक है, तो इसके जो इक्विवेलेंट एरिया वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर की ओर। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितने के बराबर, 0 के बराबर। अब गॉस लॉ के स्टेटमेंट को इन तीनों पार्ट में अप्लाई करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग लेके चल रहे हैं ई डी एस किसके लिए, पार्ट 1 के लिए, प्लस ई डी एस किसके लिए, पार्ट 2 के लिए। फिर फाइनली जो हमारा तीसरा पार्ट बचा हुआ है ई डॉट डी एस किसके लिए, पार्ट 3 के लिए, इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए क्या कि अगर हम लोग ई डॉट डी एस को पहले ब्रेक ही कर ले रहे हैं, भाग 1 ये क्या हो जाएगा, ई डी एस और कॉस कितना, तो भाग 1 में ई और डी एस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। यहां पर हम लोग 90 डिग्री रख देंगे। प्लस भाग 2 में ई और डी एस के बीच का एंगल कितना है, तो भाग 2 ई डी एस कॉस 90 डिग्री। और भाग 3 फाइनली यहां पर ई और डी एस के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या कि भाग 1 में ये जो कॉस 90 डिग्री जो आ रहा है उसका तो वैल्यू होता है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी 0, खत्म। यहां पे देखिए कॉस 90 0 खत्म, यानी कि भाग 1 के लिए वैल्यू 1, भाग 2 के लिए भाग 1 के लिए 0, भाग 2 के लिए 0 और प्लस। अब यहां पर देखा जाए क्या कि इसका क्या हो जाएगा आपका, भाग 3 में ई डी एस और cos 0 बराबर 1 इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या कि यहां पर देखिए क्या कि ई डी एस का इंटीग्रेशन करना है, ई का इंटीग्रेशन डी एस के। तो यहां पर जो है ई, ये तो ई का जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि गॉसियन सरफेस के प्रत्येक बिंदु पर जो ई का वैल्यू होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। तो ई को तो हम बाहर निकाल ले रहे हैं। बच क्या रहा है आपका, डीएस का इंटीग्रेशन यानी कि एरिया का इंटीग्रेशन। कौन से भाग का, तो थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड भाग का इज इक्वल टू क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर आगे तो ये देखिए क्या, ई की जगह पर ई इंटू ds का इंटीग्रेशन, ये जो आपका आ रहा था, ये जो आपका आ रहा था सिलेंडर, ये वाला भाग का तो 0 लिख चुके हैं भाग 1, भाग 2 भी 0, मगर ये जो लेटरल वाला जो है वो बचा हुआ रह गया। और सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितने के बराबर होता है, 2 पाई आर एच, जहां आर रेडियस और एच क्या है, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो चलिए लेके चलते हैं हम लोग ये ds का इंटीग्रेशन कौन से भाग का, थर्ड भाग का। क्या हो जाएगा, अभी एरिया बताया गया, लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर की जगह पे त्रिज्या कितना है, आर ही लेके चल रहे हुए, और जो सिलेंडर का हाइट है उसको हम लोग क्या माने हुए हैं, एल। तो ये एल इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं, ई का वैल्यू चूंकि निकालना है, तो ई इज इक्वल टू कितना, तो देखिए यहाँ पे पहले 2 पाई को भेज रहे हैं और एप्सिलॉन नोट पहले से है, एप्सिलॉन नोट पहले से है, तो क्या होगा यहाँ पर 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू में कितना, तो ऊपर में बच गया हुआ है अभी Q और बटा में क्या
2 पाई ले जा चुके हैं, बच रहा है आपका r इंटू एल, आर इंटू एल। ठीक है, यह एक फॉर्मूला हो गया लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने लेंथ का है, तो इनफाइनाइट लेंथ का। चलिए अब इसी में देखिए क्या कि हम लोग जानते हैं वी नो डेट क्या, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको कि लेमडा से भी इंडिकेट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर क्या होता है, तो Q बाई एल। तो इसीलिए अगर ये Q बाई एल की जगह अगर हम लेमडा लिख दें, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा या फॉर्मूला होगा वो किस में कन्वर्टेड हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई एल के बदले में लेमडा और बटा क्या R। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला कौन से फॉर्म का, तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप का, यहां पर चार्ज और यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं क्या कि इन दोनों फॉर्मूला में अगर देखा जाए तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट का तो वैल्यू आपका फिक्स है, Q या लेमडा का वैल्यू भी आपका क्या है, फिक्स है। किसी एक फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए Q और लेमडा का वैल्यू फिक्स। बच क्या जा रहा है आपका R। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी क्या, जितना ज्यादा हम दूरी लेंगे, R का मान जितना ज्यादा लेंगे उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए हम लोग अब गॉस लॉ के अगले एप्लीकेशन पे चलते हैं। अगला एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का मतलब क्या कि होलो स्फीयर। अब वो होलो स्फीयर चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, अब इसके कारण किसी पॉइंट P पर, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है कि होलो स्फीयर के बाहर हो, होलो स्फीयर के सरफेस पे हो, या होलो स्फीयर के अंदर हो, कहीं भी। तो उस पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारा मेन की पॉइंट यही होगा, कौन सा, तो गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ को अप्लाई करके ही हम लोग निकालेंगे। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक होलो स्फीयर बनाते हैं, और ये होलो स्फीयर कितने रेडियस का मान लेते हैं, तो माना कि कैपिटल R रेडियस वाला एक होलो स्फीयर है। अब इस होलो स्फीयर पर हम एक चार्ज, जिसका कि अमाउंट क्या है, प्लस क्यू अमाउंट का चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, प्लस क्यू अमाउंट का। ठीक है, अब इस होलो स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसके कारण किसी पॉइंट P पर क्या निकालना है आपको, तो किसका मान, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान निकालना है। ठीक है ना, और यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी होलो स्फीयर के कारण जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, क्या करना है, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करें। अब यहां पर क्या, तीनों केस हमको डील करना होगा कि व्हेन P इज आउटसाइड द होलो स्फीयर, when P is at the surface of a sphere, या when P is inside the hollow sphere, तीनों। तो सबसे पहला केस लेके चल रहे हैं हम लोग, क्या, केस 1 की when point P is outside the
स्फीयर, जब जो बिंदु निकालना है, जिस बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, वो कहाँ पर है? तो स्फीयर के बाहर है। चलिए इसको हम स्फीयर के बाहर एक पॉइंट P को कंसीडर कर रहे हैं, जो कि होलो स्फीयर के सेंटर से स्मॉल r के डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो पहला काम क्या करना होगा हमको कि एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करना है, और वो गॉसियन सरफेस कहां से जाना चाहिए? तो जहां पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए P से होते हुए इस गोले के चारों ओर एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ कर दे रहे हैं। यह एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ हुआ, जो कि P से पास कर रहा है। ठीक है, अब यहां इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा भाग, वो हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसका एरिया कितना है? तो ds। अब अगर इस छोटे से भाग का एरिया ds है, तो इसका इक्विवेलेंट एरिया वेक्टर जो होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? तो इस भाग के परपेंडिकुलर। तो चलिए यहां पर मैं दिखा दिया ये ds। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कि ये जो आपका प्लस चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? तो वो इसी डायरेक्शन में होगा। इस प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर को ये निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? तो इसी के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो चलिए मैं यहाँ पर ये दिखा दिया। अब बताइए तो कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? यहाँ पर E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर क्या है? सेम डायरेक्शन में है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके कारण या किसके सहायता से? तो गॉस लॉ की सहायता से। तो गॉस लॉ का हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या? Q बाई एप्सिलॉन नोट। चलिए सरफेस इंटीग्रेशन E ds cos E और ds के बीच का एंगल कितना? 0 डिग्री इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नोट। cos 0 का वैल्यू 1, तो वो तो खत्म हुआ, क्योंकि E इंटू डी एस इंटू 1 उतना ही रह जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख दिया गया क्या? E ds बराबर क्या? Q बाई एप्सिलॉन नोट। अब आगे आगे क्या? तो चूंकि गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? आपका फिक्स होता है। तो चलिए ये चूंकि फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर निकाल ले रहे हैं। ई बाहर आ गया, बच गया क्या? इस सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक है, इज इक्वल टू क्या? तो Q बाई एप्सिलॉन नोट। चलिए आगे E। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन किसका? गॉसियन सरफेस का। ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस, इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है, और स्फेयर का आपका सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये? 4 पाई r। अब r कौन सा? तो गॉसियन सरफेस का रेडियस, ना कि होलो स्फीयर का रेडियस। तो गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है आपका? r। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? Q बाई एप्सिलॉन नोट। अब इसको हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, फिर उसके बाद इनटू में क्या? तो Q बाई आर स्क्वायर। Q बाई आर स्क्वायर। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक तरह से एक्सप्रेशन। किस फॉर्म में? तो Q के फॉर्म में। अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें, तो चूंकि यहाँ पर तो लीनियर चार्ज है नहीं, एक लाइन पर चार्ज है नहीं, ये तो पूरा का पूरा सरफेस पे है, और पूरा का पूरा वॉल्यूम पे भी नहीं है, लाइन पर भी नहीं है और वॉल्यूम में भी नहीं है, केवल कहाँ पर है? सरफेस पर है। तो हमें क्या लेके चलना होगा यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखिए इसी को फॉर्म में अगर हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और Q के बदले में क्या? तो देखिए यहाँ पर सिग्मा बराबर होता है Q बाई ए। तो सो Q बराबर
सिग्मा ए, जहां सिग्मा क्या है आपका, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू क्या है चार्ज और ए क्या है एरिया। तो क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो सिग्मा ए लिख दिया गया और बच क्या गया आपका आर स्क्वायर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में एक दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। कब, कौन से केस में, तो जब होलो स्फीयर हो, होलो स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज हो, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो कहां हो, तो होलो स्फीयर के बाहर हो। अब हम लोग आ रहे हैं क्या केस 2 में, कि व्हेन पॉइंट P इज एट द सरफेस ऑफ ए स्फीयर, केस 2, केस 2 कि व्हेन पॉइंट P is at the surface of sphere। अब देखिए क्या, इसके लिए हम लोग एक केस को ड्रॉ कर, मतलब कि एक फिगर को ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका होलो स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। चलिए ठीक है, इसको दिखा दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, इसका रेडियस हम मान लेते हैं क्या कैपिटल, जो कि यहाँ पे भी माना गया हुआ है, ये सेंटर हो। और जहां हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो कहाँ पे है, सरफेस पे। इसका मतलब क्या कि होलो स्फीयर के सेंटर से इसकी जो दूरी होगी वो किसके बराबर, यानी स्मॉल आर जो अगर ये यहाँ पे माने हुए हैं पॉइंट पी और ओ के बीच का जो डिस्टेंस माने हुए हैं आर, वो यहाँ पर किसके बराबर होगा, कैपिटल आर के बराबर। यानी कि इन दिस केस, इन दिस केस स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या, कैपिटल आर। जैसे ही स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा, तो ये अगर इसको इक्वेशन 1 माने और इसको हम इक्वेशन 2 माने, तो इससे क्या निकलेगा, तो इसीलिए फ्रॉम 1 क्या, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू में क्या, तो Q/r², ठीक है। उसके बाद क्या, फ्रॉम टू तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू सिग्मा, और ए क्या, होल स्फीयर का एरिया। चलिए लिख देते हैं, यहां भी लिख देते हैं 4 पाई, स्मॉल आर इस बार नहीं कैपिटल आर होगा, कैपिटल आर, क्योंकि होलो स्फीयर का एरिया है ना ये, डिवाइड बाय क्या, तो क्या लेके चलना है, स्मॉल आर स्क्वायर के बदले में हमें रखना क्या है, कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा ये कैपिटल आर का स्क्वायर। ये देखिए ये और ये कैंसिल आउट, 4 पाई कैंसिल आउट, बच क्या गया आपका, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। मतलब क्या कि जब कोई भी पॉइंट कहां पर हो, तो होलो स्फीयर के सरफेस पे हो, तो उस पॉइंट पर होलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा वो कितने के बराबर होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा। आप लोग यहाँ भी जो है कि ए के बदले में 4 पाई r² लिख सकते हैं। जैसे कि इसी को अगर हम लोग कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू सिग्मा, और ए के बदले में क्या 4 पाई r² बटा में क्या r², 4 पाई कैंसिल आउट, बच क्या गया, तो बच गया हुआ है क्या आपका, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्या r² बाई स्मॉल r²। ये ई का मान कौन से केस में, तो जब आउटसाइड स्फीयर हो पॉइंट पी स्फीयर के बाहर हो, और ये क्या निकला हुआ है जब सरफेस पे हो, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए अब हम लोग जो है तीसरा केस लेके चल रहे हैं
कि जब वो पॉइंट P जहाँ की हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वो कहाँ पर है, तो होलो स्फीयर के अंदर है। तो चलिए इसके लिए यानी कि पहले लिख लिया रहा हूँ, केस 3 कि व्हेन पॉइंट P is inside the sphere। चलिए इसके लिए पहले एक होलो सिलेंडर, ये होलो स्फीयर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज दिखा दिया गया, और वो इसका सेंटर O और रेडियस R। अब एक पॉइंट P ले रहे हैं जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, इनसाइड में है। अब इस पॉइंट P से होते हुए अगर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज होगा वो कितने के बराबर, तो इस केस में कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू कितना, 0। और जब चार्ज 0 है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है गॉस लॉ का कि E ds cos 0, तो कि यहाँ भी अगर हम लेके चलें तो यहाँ भी तो आपका कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड या एरिया वेक्टर है वो इधर की ओर, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगा वो इधर की ओर, तो एक तरह से कहा जाए कि 180 के बराबर। चलिए हम 180 दे ही दे रहे हैं, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां Q है गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज तो आपका 0 है, तो 0 बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। चलिए इसका वैल्यू अगर -1, हालांकि इसको भी हमको +1 लेना चाहिए था, क्योंकि अगर सरफेस ले तो इस साइड में अगर एरिया वेक्टर है तो इधर भी तो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि माइनस cos 180 -1, तो E ds बराबर क्या, 0। अब किसी भी क्वांटिटी का अगर इंटीग्रेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है आपका, 0 के बराबर, ठीक है ना। तो ये हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये कितने के बराबर हो गया, यहाँ पर 0 के बराबर। अब इन तीनों केस में हम लोग देख रहे हैं क्या कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाई R स्क्वायर, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। यहाँ पर क्या है एट द सरफेस पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, यानी किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। फिर इनसाइड में आपका क्या आया, 0, ठीक। अगर इन तीनों कंडीशन को लेते हुए, इन तीन केस को लेते हुए अगर हम एक क्या ड्रॉ करें, तो एक ग्राफ ड्रॉ करें R वर्सेस E का, R वर्सेस E का, तो देखिए क्या एक्स एक्सिस पे अगर हम R को रखें और Y एक्सिस पर E को रखें तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये है सेंटर, धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ रहा है, हम पहुंच गए कहां पर, होलो स्फीयर के सरफेस पे। यानी कि जब दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाए सेंटर से तो कहां पहुंच गए हैं, सरफेस पे। और अगर इधर इस जगह पे लेके चलें तो ये क्या है आपका, तो आउटसाइड द स्फीयर। अब क्या है कि ये सारा का सारे पॉइंट पर क्या है, अगर हम किसी पॉइंट पर लेके चलें तो मतलब कि ये है इनसाइड द स्फीयर, तो इनसाइड द स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो ये हो गया ये ग्राफ। फिर जैसे ही सरफेस पे पहुंचे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है आपका, मैक्सिमम, तो ये आपका मैक्सिमम, ठीक है। और फिर जैसे ही इसके बाद जा रहे हैं यानी कि आउटसाइड स्फीयर, तो किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R स्क्वायर के, तो R स्क्वायर का ग्राफ तो अगर इनवर्सली होता है तो ये होता है आपका। तो ये ग्राफ का नेचर है किस केस के लिए, तो होलो स्फीयर के लिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस आर का ग्राफ, ये क्या है, ये वाला पोर्शन इनसाइड स्फीयर,
ये वाला पोर्शन एट स्फीयर और ये वाला पोर्शन तो आउटसाइड स्फीयर, आउटसाइड स्फीयर। अगर इतना भी आप लोग अच्छे से डील कर देते हैं तो यह जो क्वेश्चन है आपका आसानी से फुल मार्क्स दिला सकता है आपको, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग गॉस लॉ का एक नया एप्लीकेशन, एक दूसरा एप्लीकेशन, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। याद रखिए कि इसके पहले हम लोगों ने जाना किसके बारे में, होलो स्फीयर, और वो दोनों नेचर का, कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो। मगर यहाँ पर हम लोग सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं होलो स्फीयर के बदले में, और कौन सा केस लेके चल रहा है, कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये वाला में देखिए क्या कि अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर है और कंडक्टिंग नेचर का है तो उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो केवल और केवल सरफेस पर होता है, ठीक है ना। उसके संपूर्ण पूरा का पूरा इंटायर वॉल्यूम पर नहीं होता है। तो मतलब क्या कि ये देखिए कि इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी हम लोगों ने जस्ट थोड़ी देर पहले होलो स्फीयर के केस में भी मतलब जाना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या कि इस तरह का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो होलो स्फीयर में है। मतलब क्या कि जैसे होलो स्फीयर में हम लोगों ने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और हूबहू वही सेम फॉर्मूला हमारा आएगा कि अगर कोई भी पॉइंट P कहाँ हो तो इस सॉलिड स्फीयर के बाहर हो तो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर स्क्वायर। जब सरफेस पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और जब ये सॉलिड स्फीयर के अंदर हो तो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि होलो स्फीयर, होलो स्फीयर कौन से नेचर का, तो कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, होलो स्फीयर कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग। इसके अलावा अगर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर इसमें क्या, तो यह हो कंडक्टिंग नेचर का, कंडक्टिंग नेचर का हो, तो इन तीनों केस में, पहला दूसरा और ये तीसरा, ठीक है ना, इन तीनों केस में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो केवल और केवल सरफेस पर होता है। तो इन तीनों केस को हम लोग एक तरीके से डील कर सकते हैं, यानी इन तीनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम लोग एक टाइप का आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि अगर सॉलिड स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो तो उसके कारण किस प्रकार से हम लोग किसी एक्सटर्नल पॉइंट P, चाहे वो पॉइंट P सॉलिड स्फीयर के बाहर हो, सरफेस पे हो, चाहे अंदर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू उस पॉइंट पे कितना होगा। इसके अलावा 2-3 और भी हम लोग ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन देख लेंगे। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग ये तो देख लिए हुए हैं। एक बात आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।